श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे विकास की मेरी अवधारणा विषय पर। डॉक्टर जोशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में विकास के मानदंड क्या हैं? देखिए, कुछ चीजें हमको समझनी चाहिए कि हम विकास को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे परिभाषित करें। अगर हम ये मान लें कि विकास सड़क है, विकास अस्पताल है, विकास जो है हमारे स्कूल है या बड़े बड़े उद्योग हैं, तो वहां पे कहीं हम चूक कर रहे हैं इस विकास को लेकर के। क्योंकि अभी पिछले जो 25, 30, 40 वर्षों में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में जो हमारे बीच में बात उभर के आ रही है, वो ये है कि सारे ही देशों में एक बड़ी चिंता जो बन चुकी है, वो ये बन चुकी है कि लोगों ने और जो भी विकास नीतिकारों ने इकोनॉमी और इकोलॉजी को अलग अलग सोचने की कोशिश की। हमने रेस लगा दी इकोनॉमी के लिए और हमने वहीं पे इकोलॉजी पे कोई चिंतन नहीं किया। और यही कारण है कि आज ग्लोबल क्लाइमेट के इश्यू, ग्लोबल वार्मिंग और ये तमाम मुद्दे खड़े हुए। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी राज्य की, किसी भी गांव की, किसी भी देश की एक सबल विकास की कल्पना तब कर सकते हैं जब उसकी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बड़ी सुदृढ़ हो। अभी हालात ये हैं कि ये देश निश्चित रूप से करीब 8% इसकी ग्रोथ रेट है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी। और उत्तराखंड राज्य के अगर संदर्भ में ये कहें तो ये 11.2 पहुंच गई है। अब ऐसे में ग्रोथ रेट ये है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नदियों के पानी सूख रहा है। मिट्टी के हालात ये हैं कि प्रति वर्ष 6000 मैट्रिक टन मिट्टी बह जाती है, जो सीधी हमारी खेती से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे प्राणवायु है, उसके हालात गंभीर हैं। देश में अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्ययन था कि इस देश में जो वनों का 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वन माना जाता है, वो बढ़ के 3 लाख सत्य में है। ऐसी स्थिति में हम इकोनॉमी को लेके, उद्योगों को लेके बहुत आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जो सबसे बड़ा चोट खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है, कि हमने इकोलॉजी में बहुत अपने आप को पीछे कर लिया। हमको ये मान के चलना चाहिए कि अब बहुत सी हमारी नदियां खतरे में चली गई हैं, चाहे वो कोसी नदी हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो। बड़ी बड़ी नदियां किसी न किसी रूप में खतरे की सीमा से चल चुकी। जैसे मैंने मिट्टी के बारे में कहा, इस तरह से तमाम जीवन के जो सबसे बड़े हमारे मूल संसाधन हैं, उन पर चोट पहुंची है। हम एक तरफ इकोनॉमी के लिए दौड़े और दूसरी तरफ हमने इकोलॉजी खोई। तो कभी भी किसी भी राज्य और देश का विकास इस मायने में नहीं कहा जा सकता है कि वो इकोनॉमी में तो आगे ग्रो करे लेकिन इकोलॉजी में पीछे चले जाए। इसलिए संतुलित विकास की परिभाषा ये होनी चाहिए कि किसी भी देश में इकोलॉजी और इकोनॉमी शुड गो टुगेदर, ये दोनों साथ चलने चाहिए। एक जो दूसरा बड़ा प्रश्न है कि हम इस देश के लिए जो भी हमने माना है विकास का मापदंड, जो सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बात की जाती है, जिसको मैंने अभी कहा सगल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जो सघन घरेलू उत्पाद है, इसका अगर आप विश्लेषण करें तो इसमें साफ जो दिखाई देता है कि इस वर्ष हमने कितने उद्योग लगाए, इस वर्ष हमने कितना सर्विस सेक्टर में आगे कार्य किया, इस वर्ष हमने कितनी रियल एस्टेट बिजनेस किया, और जो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कृषि, जो कि स्वतंत्रता के टाइम पे 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती थी, वो घट के 14-15% पे आ गई है। तो वो जीडीपी जिस पर आज हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं शहरों की इकोनॉमी पर केंद्रित है। और प्रति व्यक्ति की जो आय भी इस देश में जोड़ी जाती है, उस एक गरीब आदमी की भी के साथ उसकी, और एक लखपति बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उन आय को जोड़ करके एक आम आदमी की औसत आय का हम गणना करते हैं। ये बड़ा छद्म आर्थिकी है, ये स्यूडो इकोनॉमी है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे विकास में शहरों का विकास बहुत आगे हुआ है, गांव छूट गए हैं। और एक छोटा सा एनालिसिस है कि आज देश में जो प्रगति है, वो जो रेशियो है शहर और गांव का, वो 16:1 है। 16 रुपए शहर का आदमी कमाता है तो गांव के हिस्से में 1 रुपया है। ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि ये देश विकास कर रहा है? हमको ये सब चीजें सोचनी चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए वो ये कि हमारी विकास की एक सशक्त अवधारणा 2-3 मापदंड होने चाहिए। पहला कि हमने जो भी विकास तय किया उसमें गांव की कितनी प्रगति हुई। हम जो भी प्रगति का आंकड़ा देते हैं वो औसतन देते हैं शहर और गांव मिला के, नहीं, ये कहीं ना कहीं एक झूठा आंकड़ा है। क्योंकि इस देश में 6.5 लाख गांवों में से 45% गांवों की छत नहीं है। अभी भी 60%
गांव ऐसे हैं जिनके टॉयलेट्स नहीं है, तो हम विकास कैसे मान सकते हैं? हमारे लिए विकास की सबसे बड़ी परिभाषा होगी कि हम गांव को जब साथ जोड़ करके चलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, शहर और गांव को मिलाते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए जब हम विकास की बात करेंगे तो उसका एक अहम मुद्दा बनेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब समय आ चुका है, विकास क्या एक नई परिभाषा इस आधार पे होनी चाहिए कि जहां एक तरफ हमने उद्योग खड़े किए, जहां एक तरफ हमने कृषि पर प्रगति की, जहां एक तरफ हमने सड़कें पैदा की, वहीं दूसरी तरफ हमने जंगल कितने बढ़ाए, हमने नदियों में पानी कितना बढ़ाया, हमने अपनी वायु, प्राणवायु को बेहतर करने के लिए क्या किया, वन कितने बढ़ाए। जिस तरह से एक सघन घरेलू उत्पाद दिया जाता है, जीडीपी दी जाती है, हमने जो भी अपने राज्य या देश के विकास का आंकड़ा तय किया है सघन घरेलू उत्पाद, उसी से काम नहीं चलेगा। हमको ये भी देखना होगा कि हमने अपने पर्यावरण उत्पाद पर कितना प्रगति की है। उदाहरण के लिए हम किसी भी राज्य और देश का इकोनॉमी के अलावा जो दूसरा एक आख्या, एक प्रगति का आंकड़ा तैयार कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम सघन पर्यावरण उत्पाद कितना कर पाए, कितना हमने इस वर्ष वनों को बढ़ाया, कितना इस वर्ष हमने नदियों के पानी को बेहतर किया, कितनी हमने वायु शुद्ध की। इन सब का एक सम्मिलित आंकड़ा होना चाहिए जिसको जीईपी, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट के रूप में कहा जाना चाहिए। जोशी जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कि क्या होना चाहिए विकास के मानदंड। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हिमालयी राज्यों के लिए ये परिभाषा अलग हो जाती है? मैं समझता हूं कि हिमालय के परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि हिमालय सारे देश और दुनिया को हवा, मिट्टी, पानी देते हैं। और अगर हमने हिमालय राज्यों के लिए जीडीपी को, जो तथाकथित हमारा विकास का मापदंड है, वो बिल्कुल और भी सटीक कतई नहीं बैठता। वो इसलिए नहीं बैठता कि जो राज्य, जो हिमालयी क्षेत्र देश को पानी देता हो, उसका बड़ा मापदंड विकास का तो ये होना चाहिए कि उसने कितने जंगल पनपाए, कितना नदियों में पानी बढ़ाया, कितने उसने अपनी मिट्टी को रोकने की कोशिश की जिसमें कि जीवन जुड़ा होता है। तो हिमालय को लेके एक जो दूसरा बड़ा प्रश्न है कि अब उत्तराखंड राज्य अकेला है जिसकी आज की तारीख में जो जीडीपी है वो 11.2% पहुंच गई। जीडीपी अगर देखें तो ये पंतनगर में उद्योग जो लगे हैं उसको लेकर के है, देहरादून में जो विकास हुआ, सेलाकुई में जो उद्योग लगे हैं, और तमाम जो हमने इंडस्ट्रियल एरिया पैदा किए उनसे जो आय है उसको मिलाकर के हम अपनी एक जीडीपी को क्लेम करते हैं कि हमने बढ़ाई। लेकिन वहीं दूर दराज के गांवों में आज भी 10 सालों के बाद कितनी सड़कें पहुंची, कितने जंगल पनपे जिनसे घास, चारा, लकड़ी लोगों की जुड़ी हुई है, कितने धारे जो सूख गए हैं उन पर पानी लाने की कोशिश की गई। तो हिमालय के लिए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम यहाँ तो विकास की परिभाषा एकदम हमारी दूसरी होनी चाहिए। जोशी जी, जब विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गरीबों का कितना विकास हुआ। उत्तराखंड एक महिला राज्य है, तो क्या महिलाओं को भी इसके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि महिला केंद्रित ही विकास होना चाहिए। ये पहला राज्य ऐसा होना चाहिए। और हिमालय राज्यों की तो नॉर्थ ईस्ट तो इसलिए महिला केंद्रित होना चाहिए कि वहां सारे कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, वहां चाहे वो बाजार हो और चाहे खेत और घर के कार्य हो। और यहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड जैसे राज्य जिनमें आंदोलन और में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की थी, और आज भी क्योंकि ज्यादातर लोग, पुरुष वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, महिलाएं गांव में हैं, उन्हीं को सब तरह की समस्याओं को झेलना, जूझना पड़ता है। और वही आंदोलन को लेकर आगे भी थे, उनकी ही राज्य की पहले मांग थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको केंद्रित करते हुए जब तक विकास का कोई ढांचा तैयार नहीं होगा, और जो निश्चित रूप में गांव के पानी को लेकर के है, गांव के जंगल को लेकर, चारे को लेकर, लकड़ी को लेकर के है, क्योंकि वो उनकी प्राथमिकताएं हैं और उससे ही जुड़ी हुई उनकी आर्थिक मुद्दे भी हैं। क्योंकि आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे तमाम आर्थिक संसाधनों का सीधा सही उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको करने वाला नहीं है। महिला केंद्रित उस आर्थिक ढांचे को भी अगर तैयार किया जाए स्थानीय संसाधनों पर आधारित, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छा विकास का मॉडल तैयार कर पाएंगे। जोशी जी, अंत में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस दिशा में आप कुछ कारगर पहल करने जा रहे हैं? हाँ, हमने 2-3 बड़े मुद्दे खड़े किए हैं। हमने पहली बात तो ये किया है कि हमने आने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि आप अपने घोषणा पत्र पर चिंता के अलावा आप जनपत्र भी देखें जो कि आम आदमी का है। और आम आदमी ने, पहाड़ के गांव के आम आदमियों ने इस बात को कोशिश की है अपने पत्र के माध्यम से कहने की, जो उनका घोषणा पत्र है कि हमारी ये प्राथमिकताएं हैं, ताकि कल कोई भी पार्टी जब पावर में आए
तो वो निश्चित रूप से उन मुद्दों पर ध्यान दें, न कि अपने घोषणा पत्र पर जो उन्होंने तय किया है। दूसरी बड़ी मुख्य बात है जो भी हमने कदम उठाने की कोशिश की है कि हिमालय को लेकर के हमने एक जन जागरण शुरू किया है। पूरे हिमालय राज्यों को लेकर उनको एकत्रित करके हमने ये जताने की कोशिश की है कि हिमालय एक अलग मुद्दा है और हिमालय की उपस्थिति दिल्ली में जो कि हमारे केंद्र वहां होनी चाहिए, हिमालय मंत्रालय होना चाहिए। क्यों हमारे तमाम राज्यों को दिल्ली भागना पड़ता है? हमारा एक मंत्रालय हो जो हिमालय के लिए एक्सक्लूसिवली उसकी चिंता करे, ताकि आम आदमी तक जो हिमालय के संरक्षण की बात है वो भी पहुंचे और उसके लाभ भी पहुंचे। तो ये हमारी कुछ पहल है और इसके अलावा कई प्रयोग हैं जिसमें हम ये बताने में सक्षम हुए हैं किस तरह से स्थानीय संसाधनों से हमारी आर्थिकी सबल हो सकती। जोशी जी, इसके अलावा क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि हिमालय को लेकर के सभी लोगों को चिंतित होना चाहिए। हिमालय का प्रश्न नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय के लोग उसका 2% उपयोग करते हैं, 98% उपयोग का नॉन हिमालयन करते हैं। गंगा के बेसिन में बसे हुए लोग, यमुना के बेसिन में बसे हुए लोग, कलकत्ता के लोग, गंगा सागर तक के बसे हुए लोग हिमालय से जिंदा है। एक ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हिमालय के संरक्षण की बात खाली हिमालय के लोग करते हैं, नॉन हिमालयन को भी करनी चाहिए। क्योंकि गंगा नहीं रहेगी, यमुना नहीं रहेगी, हम उतने पीड़ित नहीं होंगे जितने कि दूसरे। और दूसरी बड़ी प्रमुख बात कि बिना गांव के किसी भी देश की आर्थिकी तय नहीं हो सकती और ना पारिस्थितिकी तय हो सकती है। इसलिए ये हमें पारिस्थितिकी को भी बेहतर करने के लिए गांव की ही ओर जाना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात अब तक होती रही है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सतत विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सतत विकास को बड़ा अधूरा तक देखा गया था। रियो में 1982 में बड़ी चर्चा हुई थी अंतर्राष्ट्रीय में, लेकिन ढाक के 3 पात 20 साल के बाद रियो 20 होने जा रहा है, लेकिन वहीं के वहीं मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों से बेहतर हम अपने घर गांव की तरफ झांकें तो ज्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा कि इनको कैसे सबल कर सकते। जोशी जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं से की। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत